सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश एक ही वक्त में दो ऐसे देशों का दोस्त हो जो आपस में दुश्मन हो? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना, पर भारत बिल्कुल यही कर रहा है। चलिए समझते हैं इस पूरी दिलचस्प जियोपॉलिटिकल कहानी को। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारत आज की दुनिया की सबसे मुश्किल फॉरेन पॉलिसी पहेलियों में से एक को सुलझा रहा है, और सिर्फ सुलझा नहीं रहा, बल्कि दुनिया के सामने अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हिंद महासागर से। यहाँ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की घोषणा हुई और बस इस एक घोषणा ने दुनिया भर के पावर सेंटर्स में हलचल मचा दी। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल था। तो हुआ ये कि फरवरी 2026 में भारत और रूस मिलकर एक बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब देखिए, इस एक कदम ने ना पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और खींचे भी क्यों ना, खासकर तब जब अमेरिका लगातार रूस को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये जो मिलन एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में होनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस को बुलाया गया, नहीं, भारत ने तो 135 देशों को न्योता भेजा था। लेकिन रूस के पैसिफिक फ्लीट का इसमें आना कंफर्म होना, ये सबसे बड़ी बात थी। ये एक सीधा और साफ मैसेज था कि देखो, भारत और रूस की पार्टनरशिप कितनी मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज का असली मतलब क्या है? आखिर भारत कहना क्या चाहता है? इसे समझने के लिए हमें उस ग्लोबल चेस बोर्ड पर नजर डालनी होगी जिस पर भारत अपनी चालें चल रहा है। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक ही मूल मंत्र है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो भारत किसी एक पावर ब्लॉक या टीम का हिस्सा नहीं बनता। वो अपने फैसले खुद लेता है और हमेशा वही करता है जो उसके देश के लिए, उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबसे अच्छा हो। और बस इसी पॉलिसी की वजह से भारत एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाता है। देखिए, एक तरफ है वेस्ट, मतलब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। वो चाहते हैं कि भारत रूस को आर्थिक तौर पर अकेला छोड़ दें। और दूसरी तरफ है रूस, जो भारत का सालों पुराना मिलिट्री और एनर्जी पार्टनर है। अब भारत करे तो क्या करे? अब ये जो प्रेशर था, ये सिर्फ डिप्लोमैटिक बातों तक ही नहीं रुका। नहीं, बहुत जल्द ये एक सीधा इकोनॉमिक खतरा बन गया। और इस पूरे खेल के सेंटर में आ गया तेल। अमेरिका ने सीधा एक्शन लिया। उसने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए और धमकी दी कि भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगा देंगे। साफ साफ मकसद था कि भारत रूस से तेल खरीदना और उसे रिफाइन करना बंद कर दे, क्योंकि यही तेल मॉस्को की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था। यूरोप का आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल सीधा और सख्त था। उनका कहना था कि देखो, अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो वो एक तरह से यूक्रेन में चल रही लड़ाई को फंड कर रहा है। उनके लिए ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि एक मॉरल इशू, एक नैतिक सवाल बन गया था। तो अब इस इकोनॉमिक प्रेशर के जवाब में भारत ने एक ऐसा दांव खेला जो इतना शानदार और पूरी तरह से लीगल था कि उसने सबको हैरान करके रख दिया। तो सारी की सारी चालाकी छिपी थी कानून की बारीकियों में। देखिए, अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया था वो खास तौर पर रिफाइंड रशियन ऑयल को यूरोप में बेचने पर था, मतलब प्रोसेस किया हुआ तेल। सैंक्शन इस बात पर नहीं था कि भारत अपने इस्तेमाल के लिए रूस से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकता। और बस यहीं भारत को अपना मौका मिल गया। तो भारत ने एक जबरदस्त 4 स्टेप प्लान बनाया। स्टेप 1, भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, ये कहकर कि ये हमारे अपने देश में इस्तेमाल के लिए है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। स्टेप 2, ठीक उसी समय भारत ने दूसरे देशों से भी कच्चा तेल खरीदा जो रूस से नहीं था। स्टेप 3, अब भारत की रिफाइनरियों ने इस गैर रूसी तेल को प्रोसेस किया और उससे जो पेट्रोल डीजल बना उसे यूरोप को एक्सपोर्ट कर दिया। और स्टेप 4, इससे हुआ ये कि भारत ने यूरोप के साथ अपने सौदे भी पूरे कर लिए और अपनी ज़रूरत के लिए सस्ते रूसी तेल का भी इस्तेमाल कर लिया। मतलब कानून भी नहीं तोड़ा और सैंक्शंस का जो असली मकसद था उसे पूरी तरह से बाईपास कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर रहे हैं हर रोज 15 लाख बैरल रशियन क्रूड ऑयल की, और ये सिर्फ एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदने वाली थी अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा वॉल्यूम है। और ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, भारत अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को 260 MMTPA से बढ़ाकर 300 MMTPA से भी ज्यादा करने पर काम कर रहा है।
तो ये सिर्फ एक स्मार्ट मूव नहीं है, नहीं, ये भारत को दुनिया का एनर्जी रिफाइनिंग हब बनाने की एक लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या भारत का ये दाव काम कर गया? नतीजा भारत के लिए एक शानदार विन 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 सिचुएशन थी। रूस के साथ रिश्ते मजबूत रहे, जिसका सबूत है सुखोई जेट्स की नई डील। उधर यूरोप की एनर्जी ज़रूरतें भी पूरी हो गईं और उन्होंने भारत के साथ लगभग 0 टैरिफ पर एक नई ट्रेड डील भी कर ली। मतलब भारत ने एक बड़े संकट को एक बहुत बड़े मौके में बदल दिया। और अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिकी कॉमर्स ऑफिशियल स्कॉट बेसेंट का एक बयान है जो वॉशिंगटन की फ्रस्ट्रेशन को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, हमने यूरोपियन यूनियन के कहने पर भारत पर सैंक्शन लगाए और फिर उन्होंने हिजाकर भारत से डील कर ली। हमारा तो मजाक बन गया। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका को लगा कि वो बीच में फंस गया और उसका दाव उल्टा पड़ गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका को भी समझ आ गया कि दबाव डालने की स्ट्रैटेजी तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को भी भारत के साथ दोबारा हाई लेवल ट्रेड बातचीत शुरू करने के लिए टेबल पर वापस आना ही पड़ा। तो ये पूरा एपिसोड एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखता है। आज की दुनिया में जहां कई सारे पावर सेंटर्स हैं, शायद असली सुपर पावर वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ी सेना या इकोनॉमी हो। शायद असली सुपर पावर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, किसी के भी साथ अपनी शर्तों पर काम करने की काबिलियत। और भारत ने दुनिया को दिखाया है कि ये नया खेल खेला कैसे जाता है।